हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन कंप्लीट वे अबाउट जेआईबी 2026। सो जो भी जेआईबी के एस्पिरेंट्स हैं जो कि नवंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर हो सकता है बहुत लोग नवंबर में नहीं दे के मे बी नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सभी कुछ बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम डेट्स, रजिस्ट्रेशन डेट्स वो तो देखेंगे ही, बट उसके साथ साथ हर पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल है, कितना टाइम आपको चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, हर पेपर में कितने न्यूमेरिकल्स और थ्योरी, इन दोनों का क्या वेटेज रहता है, ये सभी कुछ हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट जेआईबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी अ वर्किंग एम्प्लॉइज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड्स एन आईआईबीएफ इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप। अब अगर आपको जेआईबी का एग्जाम देना है तो सबसे पहले तो आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, और आप ये चेक कर लीजिएगा आपकी खुद की जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें आप वर्क कर रहे हो वो आईआईबीएफ की मेंबर है कि नहीं, जो कि आपकी आईआईबीएफ की साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी खुद की बैंक और या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे अभी आप करेंटली एम्प्लॉयड हो, दैट शुड बी अ मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, उसके पास आईआईबीएफ की इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप होनी चाहिए। पहला तो ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स मस्ट बी एन एक्टिव ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब आपको खुद को भी आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी रहती है बिफोर अपियरिंग फॉर जेआईबी एग्जाम। जेआईबी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको आईआईबीएफ की साइट पर जाकर वहां पर आपको ऑर्डिनरी मेंबर के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। उनका अपना फॉर्म होता है, वो फिलअप करना पड़ेगा, उसकी फीस होगी, मेंबरशिप फी वो पे करनी पड़ेगी। बहुत लोग बहुत पहले, कई साल पहले मेंबर बन गए होते हैं और उनकी मेंबरशिप एक्सपायर अगर हो गई है तो वो भी आपको अपने प्रोफाइल में चेक कर लेना है। लॉगिन आईडी जो आपका है, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह, उसको लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा दैट योर मेंबरशिप शुड नॉट हैव एक्सपायर्ड। और अगर आप नए नए एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, या फिर आपने इधर रिसेंट में ही अगर इधर में 4-5 साल पहले ही मेंबरशिप ली है तो इतनी जल्दी एक्सपायर होती नहीं है। दिस मीन यू आर एन एक्टिव मेंबर। अदरवाइज न्यू एम्प्लॉइज हैं, आपने कभी भी अप्लाई ही नहीं किया मेंबरशिप के लिए, तो आईआईबीएफ की साइट पे जाकर आपको पहले ऑर्डिनरी मेंबर, एज एन ऑर्डिनरी मेंबर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर जेआईबी एग्जाम। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है नहीं, तो हर एज का बंदा जेआईबी एग्जाम दे सकता है। ठीक है, एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं, ये स्पेशल है फॉर द नॉन बैंकर्स। अब बहुत से लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि बैंक में एम्प्लॉयड नहीं है, ओके, तो वो लोग पूछते हैं हम कौन सा एग्जाम दे। तो जो नॉन बैंकर्स हैं, जो कि हो सकता है एमबीए कर रहे हो या फिर और किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो और वो फ्यूचर में बैंक में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, सो फॉर द नॉन बैंकर्स दे कैन अपीयर फॉर आइडेंटिकल डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जो नॉन बैंकर्स है उनके लिए डीबीएंड का एग्जाम होता है। वो डीबीएफ एग्जाम बोला जाता है जब आप रजिस्टर करते हो, यू रजिस्टर फॉर डीबीएफ, इट इज सिमिलर टू जेआईबी, सेम सब्जेक्ट्स है, सेम पेपर्स हैं, सब कुछ सेम ही है। तो आप डीबीएफ के लिए अप्लाई करते हो, एग्जाम देते हो, और जब आप बैंक ज्वाइन कर लेते हो तब आपको एचआर को आप सबमिट करोगे, आपका डीआईबी जो डीबीएफ होता है वो ऑटोमेटिक जेआईबी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी इसके लिए आपको एडिशनल इंक्रीमेंट वगैरह मिलना है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ओके, जो भी नॉन बैंकर्स है जो बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, दे कैन अपीयर फॉर डीबीएफ एग्जाम विच इज सिमिलर टू जेआईबी। ठीक है, जब आप बैंक में लग जाओगे तो आपका डीबीएफ कन्वर्ट हो जाएगा टू जेआईबी। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेआईबी, जिसमें आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जेआईबी में हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। सो एज यू कैन सी देयर आर टोटल 4 सब्जेक्ट्स इन जेआईबी। First is your Indian economy and Indian financial system. Second is your principles and practices of banking.
Third is your accounting and financial management for bankers, and fourth is your retail banking and wealth management. चारों सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है, चारों ही सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स ईच है। अब हमने 100 क्वेश्चन ईच नहीं लिखा क्योंकि कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं, कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क का, कोई एक क्वेश्चन आधे मार्क का भी रहता है। सो मार्क्स वैसे सबके टोटल 100 मार्क्स का रहता है एंड ईच पेपर कैरी एन इक्वल वेटेज। टोटल ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स दिया जाता है, 2 घंटे रहता है आपका एग्जाम हर पेपर का, ठीक है। सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स, 100 मार्क्स ईच एंड 2 आवर्स इज एलोकेटेड टू यू। अब हम लोग सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा अंदर जाते हैं, इसमें डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न समझते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होता है दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें अगर टोटल यूनिट्स यानी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें, सो इस फर्स्ट पेपर में आपके टोटल 45 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 45 चैप्टर्स है जिसमें जो एग्जाम में देखने को मिलता है 85% इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें काफी सारी आपकी केस स्टडीज रहती हैं जो आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, और 15% वेटेज आपका इसमें न्यूमेरिकल्स में रहता है, जिसमें फिजिकल डेफिसिट, जीडीपी कैलकुलेशन, प्राइमरी डेफिसिट, इस टाइप के इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। सो 15% आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट इसमें मेजर जो पोर्शन है इट इज ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन मेजर है। 85% आपका थ्योरी कवर होता है और 15% आपके न्यूमेरिकल्स। डिफिकल्टी लेवल की बात करें सो इट इज मॉडरेट लेवल, ना तो इजी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा थ्योरी, खासकर जिनका ये बैकग्राउंड नहीं रहा है उनके लिए इसमें इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों चीजें आ जाती है, साथ में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जहां पूरा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको ऑफ कोर्स डिफिकल्ट लग सकता है। सो डिफिकल्टी लेवल हम लोग मॉडरेट लेवल है इसका। और प्रिपरेशन टाइम, अब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम आपको 30 डेज एलोकेट करने ही पड़ेंगे फॉर आई एंड IFS, जिसमें कि आप अच्छे से 45 क्योंकि चैप्टर्स है तो उसके लिए 30 डेज आपको देने ही पड़ेंगे, जिसमें आप सारे यूनिट्स अच्छे से कवर कर लो, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पेपर जहां हमने देखा 45 चैप्टर्स हैं और मैक्सिमम 85% वेटेज आपका थ्योरी का है और कम से कम आपको 30 दिन देने हैं टू कवर द फर्स्ट पेपर। देन सेकंड पेपर है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसमें टोटल आपके 55 यूनिट्स यानी 55 चैप्टर्स है। ये भी अगेन मेन थ्योरी पोर्शन है, इसके अंदर में 90% थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें अगेन केस स्टडीज काफी देखने को मिलती हैं, और 10% आपके न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हार्डली इसमें 1-2 ही चैप्टर्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें भी अगर आपको बता दे तो मॉड्यूल बी में है असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, जिससे मेनली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके, तो इसमें हार्डली 2-3 ही चैप्टर्स हैं, तो इसलिए 10% ही न्यूमेरिकल्स का इसमें वेटेज है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सारे बैंकिंग के रूल्स हैं। आप लोग ऑलरेडी बैंक में वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे रूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं। ओके, बट आपको बहुत सारी चीजें होती है जो हम इन प्रैक्टिस करते हैं, बट इट डजंट अलाइन विद द रूल्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा कि एक्चुअल में इन प्रैक्टिस से मतलब नहीं है, एक्चुअल में रूल्स क्या कहते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग। तो इसमें आपको सारे बैंकिंग रूल्स इसके अंदर में कवर होते हैं, तो काफी अच्छा पेपर है जिसको कि आप पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैंक में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है आपका, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। इसको कवर करने में प्रिपरेशन टाइम मिनिमम आप 21 डेज आप दीजिएगा, 3 वीक्स एटलीस्ट दीजिएगा। दो इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा है 55 इन कंपैरिजन टू आई एंड IFS, बट इसका डिफिकल्टी लेवल लो है क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल बैंकिंग लैंग्वेज है और काफी सारी चीजें आपको पता भी होंगी, रूल्स आपको बैंकिंग के पता भी है। बट इंडियन इकोनॉमी में ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भले ही नंबर ऑफ यूनिट्स कम है बट इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर द प्रिपरेशन। ओके, थर्ड आपका पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसको शॉर्ट में AFM कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके 35। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल के वेटेज की बात करें तो 40% थ्योरी और 60% न्यूमेरिकल। ये एक पेपर है जिसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, 60% से 65% भी हो सकता है, कभी कभी 65% 70% तक भी न्यूमेरिकल्स आए हैं। ओके, तो ये पेपर आप पास नहीं कर सकते अगर आप न्यूमेरिकल्स करके नहीं जाओगे, क्योंकि ये पेपर है ही अकाउंटिंग का। ओके,
डिफिकल्टी लेवल की बात करें सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर देखिए आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी है, तब तो ये पेपर आपके लिए इजी रहेगा। ओके, क्योंकि आपने पढ़ा है जर्नल एंट्री क्या है, लेजर क्या है, कैश बुक क्या है, डेप्रिसिएशन एंट्रीज, ये सब करनी आती है आपको। बट अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको ये पेपर सबसे डिफिकल्ट लगेगा एंड यू हैव टू एलोकेट मैक्सिमम टाइम फॉर दिस पेपर। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है सो यू हैव स्टडीड अकाउंटिंग, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा आपको पढ़ना है, ऑफकोर्स वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें भी काफी मॉड्यूल सी की जो बात करें सो इसमें मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी ये दो मेन मॉड्यूल्स है जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। इसके लिए कम से कम आपको 30 डेज तो देने ही है, और उससे ज्यादा अगर हो तो आप दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हो तो हर चीज को समझना एकदम बेसिक से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आप विदाउट न्यूमेरिकल्स यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस पेपर। और फोर्थ पेपर है आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 30 यूनिट्स। इसमें 30 चैप्टर्स है। इसमें भी अगेन ये पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकली है, 95% थ्योरी, और आजकल इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं, तीन चार न्यूमेरिकल्स, तो 5% न्यूमेरिकल्स लिख दिया, जैसे कैपिटल गेन, टैक्स कैलकुलेट करना। ओके, और इंटरेस्ट, एन्युइटीज, उन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें इंटरेस्ट, एन्युइटीज, कैपिटल गेन्स, उन सब पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो यू हार्डली फाइंड 5 to 6 न्यूमेरिकल्स इन योर एग्जाम। सो 95% ये थ्योरी है, 5% इसमें आपको न्यूमेरिकल्स इन पोर्शन से देखने को मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए सो इट इज द इजीएस्ट पेपर अमंग ऑल। चारों पेपर में सबसे इजी पेपर आपका रिटेल बैंकिंग ही है, और इसका आपको टाइम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द होल पेपर इज मिनिमम 15 डेज। तो अगर आप 15 दिन भी अच्छे से पढ़ लोगे यू कैन कंप्लीट दिस होल पेपर। अब सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए कोई इजी है पेपर, कोई डिफिकल्ट है, बट चारों का ही जो वेटेज है एग्जाम को क्लियर करने में दैट इज इक्वल। ओके, तो वही बात करते हैं पहले पासिंग क्राइटेरिया की। जेआईबी एग्जाम को पास करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पहला है मिनिमम मार्क्स टू पास ईच पेपर ऑफ जेआईबी इज 50 आउट ऑफ 100। तो आपको मान के चलना है कि हर पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स मिनिमम लेकर ही आने हैं। ओके, 100 नंबर का एक पेपर है, 50 मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स दैट यू नीड टू ऑब्टेन। अब ये देखिए इसमें ये आपका एडिशनल चीज है जो आपको एक क्या एडवांटेज देता है, candidate securing at least 45 marks in each subject with an aggregate of 50% marks in all the subjects in a single attempt will also be declared as having passed the examination। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट अगर ऑन एन एवरेज तो चारों पेपर के टोटल मार्क्स मिला के ऑन एन एवरेज अगर 50% ले आता है, तो अगर उसके किसी एक पेपर में 45 to 50 के रेंज में भी मार्क्स है तो भी वो पास माना जाएगा। 45 पे कट ऑफ है, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए आपके फर्स्ट पेपर में मान लीजिए 45 आ गए, बट सेकंड पेपर में 55 आ गए, तो एवरेज क्या हो गया, 50% हो गया, और बाकी थर्ड फोर्थ में 50 से अबव ही आए। ठीक है, तो 50%, तो आप देखिए ये तभी माना जाएगा जब सिंगल अटेम्प्ट में चारों मिला के 50% ऑन एन एवरेज आ गए। तो किसी एक पेपर में अगर आपके 45 to 50 की रेंज में भी है तो वो पेपर आपका क्वालिफाई माना जाएगा। बड़े उन्हीं के लिए जो सिंगल अटेम्प्ट में चारों पास कर ले, 50% ऑन एन एवरेज ले आए। अदरवाइज जैसे मान लीजिए आपने कोई 2 पेपर पास किया इस अटेम्प्ट में, 2 पेपर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको फिर उस पेपर को पास करने के लिए कम से कम 50% यानी कि 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 चाहिए ही चाहिए। इसलिए 45 to 50 वाला अपने दिमाग में रखिए मत, मान के चलिए कि हमें हर पेपर में 50 लाने, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन जेआईबी एग्जाम। ये बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमारे पास चांस होता है कि जितने भी क्वेश्चन है हम सारे अटेम्प्ट करके आए। क्योंकि अगर कोई भी गेस वर्क हमारा करेक्ट हो जाता है तो हमें उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसलिए हर स्टूडेंट्स को यही एडवाइस हम तो देते हैं कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पासिंग टाइम लिमिट फॉर जेआईबी एग्जाम। अब आपने देखिए रजिस्टर कर दिया एग्जाम के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आप जन्मों तक एग्जाम ही देते रहो, पास ना करो। इसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होता है, अदरवाइज आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो क्या है, कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट्स for the completion of JIB exam but within a maximum period of 3 years।
whichever is earlier from the time he or she register for the exam. अब मान लीजिए आप 1 नवंबर 2026 का एग्जाम देने वाले हो, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे। इसकी रजिस्ट्रेशन नवंबर एग्जाम की अगस्त से स्टार्ट हो रही है, अगस्त में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो इसके बाद आपके पास टोटल 5 अटेम्प्ट्स होंगे, यानी हर साल देखिए 2 बार एग्जाम होता है। सो इस साल का नवंबर, नेक्स्ट ईयर का आपका मई और नवंबर, उसके अगले साल का मई और नवंबर, तो इसी में आप देखिए टोटल 3 इयर्स भी आ रहे हैं और टोटल 5 अटेम्प्ट्स हो गए। तो ये आपका 26 का नवंबर हो गया, 2027 का मई और नवंबर और 2028 का मई और नवंबर। इतने आपके पास अटेम्प्ट्स रहेंगे आफ्टर डूइंग द रजिस्ट्रेशन कि आप सारे पेपर्स पास कर लो, क्योंकि कई बार होता है आप 2 करते हो फिर 2 करते हो, तो ऐसे करके, लेकिन आप भले ही आप एक एक करके भी पास करो, लेकिन इतने अटेम्प्ट्स में 5 अटेम्प्ट्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स whichever is less, इतने में आपको ये पास करना है, अदरवाइज आपको फिर से री रजिस्टर एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। So candidates unable to pass the exam within the maximum stipulated time period will be required to re-enroll themselves afresh. Such candidates will not be granted a credit for the subject parts if any other. देखिए, अगर आप इतने टाइम पीरियड में पास नहीं करते हो तो किसी सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स आ भी गए तो वो भी नलीफाई हो जाएगा, फिर से री रजिस्टर करना पड़ेगा और चारों पेपर्स वापस देने पड़ेंगे। अदरवाइज इतने में आपका क्या है, 2 पास कर दिया तो रिमेनिंग ही 2 देने हैं, या 1 पास किया तो रिमेनिंग ही 3 देने हैं। बट अगर इतने टाइम पीरियड में आपने पास नहीं किया तो वापस से री रजिस्टर करना पड़ेगा और चारों पेपर्स देने पड़ेंगे। किसी एक पुराने पेपर में आपके 50% आए भी होंगे, उसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यू हैव टू रीअपियर फॉर ऑल द 4 पेपर्स। तो कोशिश करिए कि भाई कम से कम इतने टाइम पीरियड में तो आप कंप्लीट कर ही लो अपना एग्जाम क्वालिफिकेशन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स की। तो जो लोग नवंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 अगस्त 2026। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और एंड डेट है 21 अगस्त 2026। सो रजिस्ट्रेशन खत्म कब हो रही है, 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, सो 1 to 7 अगस्त नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस है। 8 to 14 अगस्त के बीच में आप रजिस्टर करोगे तो नॉर्मल फीस प्लस 100 रुपीज लेट फीस है। 15 to 21 अगस्त के बीच में करोगे तो नॉर्मल फीस प्लस 200 लेट फीस है। तो यानी जब रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को ओपन हो रही है तो कोशिश करिए कि विद इन फर्स्ट वीक ही आप रजिस्टर कर दो। अदरवाइज हर एक वीक आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आपको लेट फीस और ज्यादा पे करनी पड़ रही है। तो क्यों लेट फी पे करनी, उसमें क्या होता है आप बाद में रजिस्टर करते हो तो होता है आपका सेंटर भी फुल हो जाता है, आपका मनचाहा सेंटर भी नहीं मिल पाता है। सो कोशिश करिए हमेशा ही जब रजिस्ट्रेशन ओपन है तो फर्स्ट वीक में ही रजिस्टर कर दीजिए, भले ही फर्स्ट डे या सेकेंड डे अवॉइड करिए ड्यू टू ह्यूज ट्रैफिक, ओके, बट एटलीस्ट ये फर्स्ट वीक में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए पेइंग द नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस। एग्जाम डेट्स आखिरी में हम लोग देख लेते हैं नवंबर 2026 के लिए। तो 1 नवंबर को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट पेपर की एग्जाम डेट है आपकी 1 नवंबर 2026, ओके। सो अब आपके पास हार्डली अगर देखा जाए जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स है पूरे, जिसमें आपको प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करनी है और आप अच्छे से कर भी सकते हो अगर आप चाहते हो पास करना। अब देखिए ये भी कोई कंपलसरी तो है नहीं कि हम चारों पेपर्स एक बार में पास करें, हो जाते तो बहुत वेल एंड गुड, अदरवाइज कम से कम 2 पेपर या 3 पेपर तो पास करिए नवंबर में, बाकी का जो रिमेनिंग रहेगा वो हम लोग मई में कर लेंगे, है ना। सेकंड पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसकी एग्जाम डेट है 22 नवंबर। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा गैप मिल रहा है जो फर्स्ट टाइम है, बिकॉज दिवाली वगैरह आ रही है इसलिए इतना टाइम गैप है, जो एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। अदरवाइज एक ही वीक का गैप रहता है हर पेपर के बीच में और कभी कभी कॉन्सिक्यूटिव पेपर भी रहते हैं आगे पीछे। थर्ड पेपर एएफएम की डेट है 28 नवंबर 2026 और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की जस्ट उसके बाद है 29 नवंबर 2026। तो ये पूरा नवंबर का आपका ये शेड्यूल है एग्जाम का। इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर का मई नवंबर का शेड्यूल रिलीज होगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। सो देखिए 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। अब ये जेआईबी की प्रिपरेशन करे कहाँ से, तो आप बिल्कुल दिव्य करियर के साथ कर सकते हो। हम लोग इसमें लेटेस्ट वीडियोस लेकर आने वाले हैं, उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ में ये सेशन आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस चैनल के लिंक को, ओके। और
सारी प्रिपरेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है JIB 2026 दिव्य करियर, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फॉर द क्विजेस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।